नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शाम का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। ठीक, और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो वन शॉर्ट में 1 SHORT वन शॉर्ट में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, वैद्युत आवेश बताइए क्या है। वैद्युत आवेश वह गुण है जो मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, अच्छा ये बताइए वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक और धनावेशित और ऋणावेशित। हाँ। धनावेशित और ऋणावेशित, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे, जो इसे संतुष्ट करे। कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ना। हाँ, और कोई एग्जाम्पल? और कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ना। रेशम की कपड़े से रगड़ना। रगड़ना। अच्छा ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश। मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम को कैसे लिखते हैं? नहीं, सी से लिखते हैं। चलिए ठीक, इतना पता है। ठीक, अच्छा ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ये बताइए, ये जो मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो ये हर जगह इसको पाया जाता है या फिर कहीं कहीं पाया जाता है इलेक्ट्रॉन? पाया जाता है, मतलब लोहे वाली पदार्थ में। बस लोहे वाले पदार्थ में पाया जाता है। और किसमें पाया जाएगा? हर एक वस्तु में देखने को मिलता है। कुछ में सक्रिय रहता है, कुछ में असक्रिय रहता है। यहाँ पर सक्रिय का मतलब क्या है और असक्रिय का मतलब क्या है? सक्रिय का मतलब होता है एक्टिवेट और असक्रिय मतलब होता है अनएक्टिवेट। अनएक्टिवेट मतलब जो इधर उधर कुछ कर ना सके, घूम ना सके, ना डोल सके, और सक्रिय मतलब जो घूम सके, कर सके। ठीक, अब देखिए अब क्या है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना, ये तो पता है। और परमाणु किससे बना है? छोटे छोटे अणु से। छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बना। ठीक, और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक, अच्छा, और अधिकांश अणु मिलके मतलब अनेक अणु मिलके क्या बनाएंगे? अनेक अणु मिलकर पदार्थ बनाएंगे। ठीक, प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? मान लो एक परमाणु है। हाँ। एक परमाणु है, ये अनेक कणों से मिलकर बना। हाँ। ठीक, अच्छा, एक बीच में जो रहता है वो बहुत भारी रहता है, इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक। हाँ, नाभिक कहते हैं। ठीक, अच्छा नाभिक हो गया। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन। फोटॉन नहीं, प्रोटॉन। बुलवा दी। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। देखो धन आवेश किए हैं प्रोटॉन पे। ठीक, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक,
अच्छा, इस प्रकार नाभिक धन आवेशित होता है। तो नाभिक कौन सा आवेश हुआ? ये जो नाभिक है गोल वाला, ये कौन सा आवेश हुआ? धन आवेशित होता है। ठीक है, प्लस होने के कारण। और एन, एन क्या चीज है? न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन, इस पे कौन सा आवेश है? कोई आवेश नहीं। वेरी गुड। ठीक, इस प्रकार नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। हाँ, इसके मतलब इसके आसपास में चारों तरफ कौन से चक्कर काटते हैं? कौन काटता है? इलेक्ट्रॉन काटता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन काटता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर, यानी जितना प्रोटॉन पर आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होगा। अर्थात बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। और उस पे क्या होगा? अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन बोले, अगर इसी को हम एक प्रोटॉन बोल दें तो यहाँ पर क्या होगा? इसका भी वही होगा, बट यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक, आवेश बराबर है दोनों पे। तो P वाला प्रतिकर्षित होगा, E वाला आकर्षित होगा। हाँ हाँ, ठीक। अतः परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती हैं और कुल परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। मान लो कोई परमाणु है, ये परमाणु है सपोज दैट, मान लो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा पदार्थ है। ठीक, इस पे भी वही चीज है, ये भी वही जिससे ये बना है वही से इससे भी बना। अगर हम एक मान लो इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए तो ये 11 हुआ और ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये पदार्थ जो है ये क्या हो जाएगा? इस पे कौन सा चार्ज होगा? धन आवेशित होगा। और एक इलेक्ट्रॉन चल जाए, फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चल जाए तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में सामान्य अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में ठीक है, इसके विपरीत यदि किसी परमाणु के एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अब यहाँ ये पदार्थ जो है ये क्या होगा? ऋणावेशित होगा कि धनावेशित होगा? ऋणावेशित होगा। ठीक, ये धनावेशित हो गया। ठीक, अगर इस पे मान लो है ये पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये पे 5.5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बता दो कि कौन सा धनावेशित होगा, कौन सा ऋणावेशित होगा? तो वही वाला ऋणावेशित होगा ना, कौन वाला? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 5.5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं कूलाम में तो क्या होगा? कूलाम में तो अरे कुछ नहीं करना है जी, 5.5 के 1.6 × 10⁻⁻19 में गुणा कर दो, बस हो गया, कूलाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसके विपरीत यदि किसी परमाणु के एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। स्पष्ट है कि वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं की सामान्य अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से हटाना सुगम नहीं है। और किसी भी पदार्थ से तू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हटा नहीं सकती हो, खासकर प्रोटॉन नहीं हटा सकती हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम बेसी होता रहेगा। ठीक,
घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नोट करो तो जरा, क्या डालेंगे? हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। हो गया। अब लिखो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अधिकता लिखो वस्तु का ऋणावेशित होना, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। हो गया। हाँ। अब लिखो इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसी के आगे हाँ, इलेक्ट्रॉनों की कमी, फिर लिखो इसमें वस्तु का धनावेशित होना, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। हो गया। अब देखो घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। घर्षण मतलब क्या है? बल है। तो मान लो दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, जैसे कि मान लो रगड़ना, उसको घर्षण कहते हैं। ठीक। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण धन आवेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाती है, परंतु दोनों पर आवेश का परिमाण समान रहता है। इसी प्रकार जब आपनुस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल की कुछ इलेक्ट्रॉन आपनुस में आ जाते हैं। अतः आपनुस की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाती तथा बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेशित हो जाती है। अब सुनो, मान लो कोई कांच का छड़ ली, उसको रेशम से रगड़ी, तो ये बताओ कांच की छड़ यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? कौन सा स्पेयर चार्ज है और रेशम पर कौन सा चार्ज है? जब कांच की छड़, कांच का कुछ लाई हो? नहीं लाई हो। कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े या फिर रेशम से रगड़ती हो तो कांच का छड़ जो है रेशम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच के छड़ में चला जाता है। अब यहाँ कांच का छड़ कौन सा आवेश प्रदर्शित कर रहा है? अब मान लो ऋण उसमें अधिक हुआ ना, इसमें से रेशम से निकल कर ऋण में चला गया, ऋण आवेशित हुआ। और यहाँ रेशम कौन सा आवेश उत्पन्न कर रहा है? ठीक उसी प्रकार से अगर आपनुस की छड़ लिया जाए और आपनुस की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाए तो वहां पर आपनुस की छड़ कौन सा आवेश उत्पन्न कर रहा है और बिल्ली की खाल कौन सा आवेश उत्पन्न कर रही है? बिल्ली की खाल धनावेशित, हाँ, और आपनुस की छड़ ऋणावेशित। कैसे पता कि वो ऋणावेशित हो गया या धनावेशित हो गया? अरे यार, तो वो बिल्ली की खालवा में से जो इलेक्ट्रॉनवा था वो इलेक्ट्रॉनवा निकल के वो छड़वा में आपनुस के छड़वा में चला गया तो ऋणावेशित हो गया। ठीक, ऋण में चला गया ना, इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हुआ। तो जब अधिकता जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो ऋणावेशित होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो धनावेशित होगा। ठीक,
किसी वस्तु को आवेशित करने का अर्थ है कि या तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन हटा देना है धनावेशित करने के लिए, अथवा उसे बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे देना ऋणावेशित करने के लिए। जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों का परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पदार्थ से हटकर दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। जब मान लो कोई अलग अलग कोई पदार्थ लेती हो, घर्षण कराती हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन चाहे पहिलका दूसरका वाला पहिलका में चला जाएगा, चाहे पहिलका वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरका में आ जाएगा। ठीक, ये ऐसा नहीं होगा कि बराबर हो जाए। ठीक, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, अतः वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटने या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने से वस्तु का द्रव्यमान सामान्य अनावेशित अवस्था की अपेक्षा क्रमशः कम अथवा अधिक हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता ही होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन में जब द्रव्यमान होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गया तो क्या ये वाला पदार्थ जो पहले वाला पदार्थ था वो हल्का होगा या वजनी होगा? हल्का हो जाएगा थोड़ा बहुत। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह द्रव्यमान उसमें चला गया तो वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा, ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक, द्रव्यमान में अंतर हटे अथवा जुड़े इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक ही पदार्थ की वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। हाँ जी, देखो अगर सेम पदार्थ रहेगा उसको आपस में रगड़ोगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में बताओ, एग्जाम्पल बताओ, कौनों का मतलब क्या बताना है? अरे मतलब अगर सेम पदार्थ रहता है उसको आपस में रगड़ा जाता है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या नहीं? होता है। और जब अलग अलग पदार्थ रहेगा उसमें उसको आपस में रगड़ावाया जाएगा तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा? नहीं, बस एक ही में होगा। अरे एक में तो होना तय है, चाहे पहल का मुख है चाहे दूसर का मुख है। बट यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर पदार्थ दो ठो है, एक बार अलग अलग हम लोग रखा गया तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? अगर हम लोग को पदार्थ दोनों सेम मिल गया तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? होगा ना। तो कैसे होगा? अभी कुछ देर पहले बताए हैं, अगर मान लो तू स्केल ली, कांच का छड़ ली, कांच का छड़ दो ठो ली और दोनों को आपस में रगड़ी तो क्या एक स्केल से दूसरे स्केल में इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहेगा? नहीं लगा रहेगा। और उसी तरीके से अगर दो पदार्थ अलग अलग ली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इससे पहले बताए हैं, बिल्ली का खाल ली और आबनूस की छड़ ली, स्केल ली और रेशम ली, तो यहाँ पर दोनों पदार्थ अलग अलग हैं नहीं, और दोनों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है? होता है। अलग अलग यदि पदार्थ रह रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। अगर अलग अलग पदार्थ नहीं है यानी सेम पदार्थ है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। सेम पदार्थ में नहीं होगा। नहीं होगा, अलग अलग पदार्थ में होगा। होगा। कंफर्म? देखो कुछ पदार्थों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है कि यदि उनमें से कोई दो पदार्थ लेकर उन्हें परस्पर रगड़ा जाए, कोई दो पदार्थ लेकर उन्हें परस्पर रगड़ा जाए तो निम्न श्रेणी में पहले आने वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो वो वाला श्रेणी का कहलाएगा? वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा? धनावेशित होगा। वेरी गुड। श्रेणी में पहले आने वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे अर्थात वह धन आवेशित होगा, जबकि श्रेणी में पीछे आने वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अर्थात वह ऋणावेशित होगा। अब जैसे बिल्ली का खाल, फलालेन, कांच, रुई, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातुएं, मोहरी लाख, रेजिन, अंबर, गंधक, रबड़, एबोनाइट, आबनूस। ठीक, बिल्ली की खाल, देखो जी ये सब बिल्ली का खाल है जो है, कांच है, रुई है, रेशम है, मानव का शरीर है, लकड़ी है, धातु है, अंबर है, गंधक है, रबड़ है, एबोनाइट है, आबनूस का छड़ है। अगर इससे पहले कौनो चीज़ लेती हो
ठीक, इसको तो लेबा की प्लस में मान लो कोई चीज़ और लेती हो और दोनों आपस में घर्षण करवाती हो, तो जो पहिलका वाला रहेगा मतलब है कि छोड़ के जो पहिलका वाला जो पदार्थ रहेगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित रहेगा। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन निकल कर वो वाले पदार्थ में चला जाएगा और ये हाँ वो ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करने के लिए विद्युत दर्शी प्रयुक्त किए जाते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी चित्र अधिकांशतः प्रयोग होता है। इसकी चमकती को आवेश देने पर सोने की पत्तियां फैल जाती हैं। यदि कोई आवेशित वस्तु एक किसी दूसरे वस्तु बी के समीप लाने पर इसे आकर्षित करती है तो वस्तु बी है तो विपरीत आवेश से आवेशित होगी अथवा अनावेशित होगी। वैद्युत आवेश का मात्रक या कूलाम, ये तो लिखवा दिए थे। हाँ ये बता दो वैद्युत धारा का वो फार्मूला क्या होता है और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कहे थे ना कल ये वैद्युत धारा का मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर का बोलियो? कहाँ लिखवाए नहीं है? बस कहाँ नहीं लिखवाए हैं? कहाँ लिखवाए हैं? हाँ अब झूठ नहीं बोल सकती हाँ, हो। ये इतना पढ़ाए हैं बस। देखिए झूठ नहीं बोल रहा है और कुछ नहीं लिखवाए। अब झूठ नहीं बोल सकती हो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। किसका बोले हैं? हाँ वैद्युत धारा के यानी आई के आई का मतलब क्या बताना है? फार्मूला बताना है। नहीं लिखवाए हैं, ये इतना पढ़ाए अच्छा हैं। हाई हाई ये ना बोले नहीं थे I = Q/T, ये बोले नहीं थे हाँ बोले थे तब तब अब यहाँ बताओ वैद्युत आवेश का वो परिभाषा बताओ क्या होगा? अरे यार अभी कन्हैया में बताए थे यहाँ से फार्मूला बनाओ तो क्यू का बनाओ फार्मूला। ये बताओ आई का चीज है? आई हाँ इंटीरियर है। बैक्टीरिया, हम मात्रक नहीं पूछ रहे हैं, हाँ तब क्या? हम पूछ रहे हैं आई का चीज है या किसको प्रदर्शित कर रहा है? वैद्युत आवेश को वैद्युत धारा की प्रदर्शित कर रहा है। हाँ ठीक है, अभी कलियां पढ़ा है तो ठीक है। क्यों किसको प्रदर्शित कर रहा है? कूलाम वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आपका वीडियो खराब हो जाएगा तुम्हारे वजह से। हैं और टी किसको प्रदर्शित कर रहा है? हाँ ठीक हाँ। समय। ठीक, अच्छा अब विद्युत धारा को मात्रक का होता है? विद्युत धारा का मात्रक विद्युत धारा एम्पियर आई होता है। ए होता है। अच्छा हाँ ये भी होता है, ठीक है। ए आई भी होता है, ए भी होता है। अच्छा देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अप्रदर्शित आई से करते हैं। हाँ तब सही ना बोले हैं? सही बोले। इसका मात्रक ए है, ठीक, इसका मात्रक ए है। हाँ। लेकिन अगर हम विद्युत धारा का मात्रक निकालें तो यहाँ क्या होगा? ए ही होगा। ठीक, और मान लो हम ए भूल जाते हैं, विद्युत धारा का मात्रक सपोज दैट भूल जाते हैं, तो इसका क्या होगा? अगर बनाए तो क्या होगा? विद्युत आवेश Q/T होगा। ऊपर लिखे हैं इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। बस पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ अरे वैद्युत धारा का मात्रक मान लो हम एम्पियर भूल जाते हैं तो इस फार्मूले से हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं मात्रक? बना सकते हैं। तो मात्रक बना सकते हैं, बताओ क्या होगा मात्रक? विद्युत आवेश की जगह पे Q होगा क्यों होगा? और समय जो T होगा। ठीक होगा। तो ये मात्रक थोड़ी नहीं, इससे ये प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, समय को टी से प्रदर्शित किया जाता है, बट मात्रक क्या होगा? समय को सेकंड से। हाँ समय को सेकंड से। और वैद्युत आवेश को C से। सी से ये होगा, चाहे सी पर सेकंड कर दो ये होगा, चाहे सी एस पे पावर -1 कर दो ये होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी, अब हम वैद्युत आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है।
वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। हाँ जी, हो गया ये वजह से बुलाए। आप ही बताइए, मेरा टाइम अच्छा है? नहीं, हम एक दिन घर बैठा नहीं सोच रहा हम सोच रहे हैं कितना हम पढ़ लें। कितना पढ़ लें, ऐसे ही शौक रहता तो फर्स्ट ईयर में छोड़ी नहीं होती। तो क्या करें, आप भोरवा में बुलाते थे, हमको अच्छा नहीं लगता था ना, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। क्या करें ना, हम कहीं पढ़े भी नहीं थे first year अरे में। पढ़ो या ना पढ़ो, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि तू कहीं भी अभी भी जाकर देख सकते, 3-4 दिन छुट्टी दी है। अब नहीं, अब अगर आप नहीं सही पढ़ाएंगे, मतलब सही से पढ़ाते ही नहीं, हम कर नहीं सही से पढ़ाते हैं, बस मेरा टाइम नहीं चेंज करेंगे तो हम घर पर बैठ जाएंगे, हम मोबाइल से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जब उन्हें थ्योरी खाली पढ़ेंगे, नहीं सवाल करेंगे, थ्योरी में तो कितना नंबर मिला, बहुत नंबर मिलेगा। थ्योरी में हम बहुत तेज नहीं हैं। हाँ वो तो पता ही है। वैसे तो चलो सवाल जी, नहीं सुनो, समझ आता है। का है वैद्युत आवेश। ठीक, वैद्युत आवेश का मात्रक का है? वैद्युत आवेश का मात्रा क्या? मतलब कूलम? देखा, हाँ कूलम में। वैद्युत आवेश का फार्मूला क्या है? वैद्युत आवेश का फार्मूला I = QT Q/T। हाँ, आप वैद्युत आवेश हाँ, और वैद्युत आवेश बता देते हैं आपको। अभी कभी ये बता नहीं तब ना बहुत ज़्यादा तेज है ना, इसलिए। हाँ, क्या पूछे हैं? वैद्युत आवेश का फार्मूला क्या है? वैद्युत धारा = वैद्युत आवेश बटा समय। क्या क्या? अरे यार, Q = IT। ठीक है। वह ठीक है। हाँ तो ठीक है, Q हाँ, तो ठीक। = IT होता है। हाँ, और 50 जगह लिख लेना, अब बोलेंगे तो। अब सुनो जी, इधर सुनो। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो तुम्हें पता चल गया, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, अब पूरा विस्तार से समझो क्या है ये। ठीक, वैद्युत आवेश का संरक्षण, जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, ध्यान से सुनना, कहानी के तौर पे लेना, ठीक है ना। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? एक ही जैसा पदार्थ निकल रहा है दोनों में से, तब क्या? जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, यहाँ ये नहीं बात हुआ है कि पदार्थ सेम है या फिर अलग अलग है, अच्छा, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है बस पदार्थ का। तो जब पदार्थ का बात हो रहा है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो विपरीत आवेश प्राप्त होता है। अब यहाँ विपरीत आवेश से क्या तात्पर्य है, क्या जानकारी है तुम्हें? अरे यार, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, मैं इसी कर दिया इसी। ऐसे ही कथा सुनोगी। इसका इतना घुमा हुआ पड़ा है, हमसे मेरे घुमा कमजोर है, कहीं घुमाइए। और खाओ। हम तो खाते हैं, नहीं, हम ही खाते हैं। हम कुछ नहीं खाते। सुनो, फिर से सुनो, ठीक है ना। उस पर वैद्युत आवेश चार्ज होगा और वैद्युत खुलवा दिए मुझे, ऋणात्मक चार्ज होगा और धनात्मक चार्ज होगा। ठीक, मापने पर यह देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर हैं। जब मापती हो, मतलब जब इसको मापा जाएगा, किसको मापा जाएगा? इसको वैद्युत आवेश है। हाँ, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलो, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन वैद्युत आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, वो ठीक उतना ही ऋण वैद्युत आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है। अभी कुछ देर पहले ही वार्तालाप हुआ है इसके विषय पर। ठीक, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, जितना प्रोटॉन पर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होगा। बस अंतर क्या है, क्या है वो पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, नहीं इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दे रही है। तब अरे यार,
पी प्लस हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, माइनस हुआ। बस प्लस माइनस का फर्क है। हाँ, तो तू इलेक्ट्रॉनों को बाहर ढकेल दे रही हो। इसी प्रकार आव्यूह की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जितना ऋण आवेश आव्यूह की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही धन वैद्युत आवेश बिल्ली की खाल पर उत्पन्न होता है। यह बात इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से स्पष्ट होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है, क्या अब तक समझी इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाँ आजी चाहे कांच का छड़ ले लो, चाहे बिल्ली की खाल ले लो, चाहे आव्यूह की छड़ ले लो, कोई दो पदार्थ ले लो, अलग अलग पदार्थ ले लो, उसको आपस में रगड़ो तो एक पर धन आवेशित होगा, एक पर ऋण आवेशित होगा। बट आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻−19 होगा, किस पर ऋण पर होगा, और प्लस पे कितना होगा, उस पर भी 1.6 × 10⁻−19 कूलम ही होगा। ठीक, बस अंतर क्या है, माइनस प्लस का अंतर है। ठीक, और उस पे पर क्या कहते हैं, ठीक, फिर क्या है, इस नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, और इस नियम का उल्लंघन कहीं पाया नहीं गया अभी तक। किसका नहीं पाया गया? वैद्युत आवेश के संरक्षक। हाँ, चलो कम से कम याद तो है। वैद्युत आवेश संरक्षण का एक सुंदर उदाहरण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, एक पॉजिट्रॉन ले लो, ठीक, जब दोनों को एक पास लाती हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाता है और पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश हो जाता है। ठीक, पॉजिट्रॉन पर धन आवेश हो जाता है और किस पर, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाता है। ठीक, अब सुनो, हाँ, इसी प्रकार इन दोनों का कुल वैद्युत आवेश शून्य हो जाता है। जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, शून्य होगा। वेरी गुड। ठीक, जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। सोचो, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एकदम सट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटोन ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है। ठीक, तो जब आपस में टकराते हैं तो गामा फोटॉन उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात गामा फोटॉन का चीज है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक, अच्छा एक चीज और अब कहे थे फर्स्ट ईयर कितने लाने के लिए, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख चुकी। ठीक, अब मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति, अब मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में जानते हैं। हाँ जी, अब इसके बारे में सुनो क्या है, मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति का है। ठीक, प्रकृति ने हमें आवेश का एकमात्र यूनिट प्रदान किया है। प्रकृति ने एकमात्र ऐसा एक यूनिट प्रदान किया है जो सबसे छोटा यूनिट है। ठीक, वह छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, जो कि एक आवेशित, सोचो एक आवेशित कण पर हो सकता है। अनेक कण मिलकर क्या बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, और परमाणु का कहाँ जाएगा, वो अन्य कण मिलकर परमाणु बनाएगा, अन्य कण मिलकर परमाणु बनाते हैं। हाँ ओके ना, चलो पहले परमाणु बनाते हैं, अनेक कण मिलकर परमाणु बनाते हैं। सोचो उस कण को मापने के लिए प्रकृति एक हम लोग को दिया है मापक, उस मापक को क्या कहते हैं, हाँ, स्मॉल ई से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा, यह वह छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में स्मॉल ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। स्मॉल ई से छोटा आवेश प्रकृति में नहीं पाया जाता है, मालूम है ना? हाँ, अब मालूम हो गया होगा, बट इससे पहले नहीं मालूम हुआ होगा। क्यों मालूम था? देख लीजिएगा, याद नहीं है, बस नोट्स तो रहेगा। हम याद भी किए हैं, पूछ लीजिएगा।
अब पूछ ले। अपने से बनाए हैं। अच्छा ठीक है, अब ठीक है कर लाएंगे तब देखिए। ठीक है चलो। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु जैसे कोई आवेशित गोली अथवा आवेशित बूंद अथवा आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ठीक, अथवा आयन के आवेश को नापे तो उसके आवेश सदैव, हमेशा, सदैव माने हमेशा, हमेशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑलवेज। यो कही था इंग्लिश और बन ही ले रहा है, लेकिन यार नहीं है ये ना बताते हैं, वो इतना बताते हैं। सदैव ई के अच्छा चलो बाद में बताते हैं। ई के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे देखो जी, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु जैसे कोई आवेशित गोली हो या आवेशित बूंद हो या आवेशित कण हो जिसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो या आयन के आवेश को नापे तो उसका आवेश हमेशा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होता है। अगर किसी को तुम नापती हो, किसी के कण को नापती हो, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो आवेश चार्ज होगा वो इसके गुणज के रूप में होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में स्मॉल ई मान लो 1 है, 1 ई हो गया, 2 है, 2 ई हो गया, 3 है, 3 ई हो गया। नंबर वाइज चलता जाएगा, जितना रहेगा कण उतना नंबर रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन उस पर रहेगा। किस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा? ई पर। अरे वो तो बेचारा खुद इलेक्ट्रॉन में है। किस पर रहेगा? वो आवेश है, वो के पे रहेगा? नाम पर। मात्रा को वो पहुंच जाएगा, कहाँ रहेगा? कण पे रहेगा। अच्छा, कर दे। हाँ कण पे रहेगा, ठीक है। इत्यादि किसी भी वस्तु, कण अथवा आयन का आवेश स्मॉल ई के भिन्न में जैसे 0.7 इलेक्ट्रॉन अथवा 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। ये 0.7 0.5 नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या होगा, ठीक, वास्तविक संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 500, 1000, 1500। 1 2 3 दशमलव नहीं होता है, ठीक। अच्छा ये बताओ, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? नहीं जानते। वेरी गुड, चलिए। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के सरल गुणक के रूप में हो सकता है। इस आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक। Q = ±Ne होता है, ठीक। नोट कर लो तो जरा हाल दे, लिखिए। बोल रहे हैं, नोट कर लो। ठीक है, बोलिए। लिखो, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश, प्रत्येक वस्तु पर आवेश, हाँ, एक छोटा से छोटा आवेश स्मॉल ई के सरल, स्मॉल ई के लिखो, हाँ हाँ, गुणज के रूप में होता है, होता है। इस आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। तथा इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता भी कहते हैं। परमाणुकता भी कहते हैं। अब देखो, E = ±Ne, एन का चीज है,
एन है, नंबर है। नंबर है, एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। क्वांटम की और स्मॉल ई का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम, ठीक। और प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। ये इसमें माइनस रहेगा, इसमें माइनस नहीं रहेगा, ठीक। प्लस रहेगा। अरे जरूरी लिखना का तब, रहेगा ना। चलो ठीक है। भाई बता दीजिए परमाणुता भी परमाणुता भी कहते हैं। कहते हैं। हाँ हो गया। अब जरा ये इसको लिख लो तो, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू माइनस ई, प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश इक्वल टू प्लस ई, और क्या है अल्फा कण का आवेश है। तो अगली बार आना तो विद्या या फिर अवतार लेकर आना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ना भर के लाएंगे अवतार वहीं रख देंगे। हाँ ये रख, ठीक, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है, प्रोटॉन का प्लस ई होता है, अल्फा कण का आवेश जो होता है प्लस 2 ई होता है, ठीक। का नहीं है क्या? पता नहीं। हाँ आप लोग को यदि ये फिजिक्स का पार्ट 2 जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यदि समझ में आया हो तो ठीक है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा तो थ्योरी भी बता देंगे आप लोग को। वैसे थ्योरी वाइवा की तरह बता दिए हैं, आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं और समझा भी दिए हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छा कंटेंट जैसे पढ़ाई के साथ साथ किसी जॉब के बारे में जानकारी, या फिर किसी वैकेंसी के बारे में अप्लाई करना, या फिर किसी सरकारी नौकरियों के बारे में डिटेल जानना हो तो आप इस वीडियो के मदद से या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अगले दिन दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।